नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और आज हम लाल बाल के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं विपिन चंद्र पाल। ठीक है, हमने लगभग 5 क्रांतिकारी नेता पढ़ लिए हैं और अब 5 उदारवादी नेता भी आप उनको बोल सकते हैं और 5 राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो नेता जो हमारे अगले हिस्से में अब कवर करने वाले हैं, तो 5 नेता और अपन पढ़ने वाले हैं। 5 नेता आज कंप्लीट हो चुके हैं, सारे क्रांतिकारी नेता अपन ने देख लिए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि विपिन चंद्र पॉल का क्या योगदान था आपके स्वतंत्रता आंदोलन में, और उनका उनसे संबंधित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज मैं अब इसलिए लिखता हूं, जैसे बेसिक चीज जन्म कहाँ हुआ था, उनकी निधन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, क्योंकि कई बार कहीं एग्जामिनर्स जो है वो ये चीज बहुत बेसिक चीजें आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अपन वो वाले रिस्क नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। आज का लेक्चर वैसे भी छोटा होने वाला है क्योंकि विपिन चंद्र पाल में ज्यादा इनकी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनके लेखन कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर अपन ज्यादा इम्फेसिस देंगे और इनके कुछ जो महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। तो फटाफट से देखते हैं। इनका जन्म होता है 7 नवंबर 1858 में, हजीबगंज पड़ता है अपने बांग्लादेश में। ठीक है, तो पहले सिलहट जिला हुआ करता था बांग्लादेश का, वहां पर जो है हजीबगंज नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ठीक है, इनके पिताजी बहुत अमीर जागीरदार हुआ करते थे उस समय। ठीक है, सिलहट के, तो सिलहट के जागीरदार रामचंद्र के घर पे इनका जन्म होता है और इनकी माताजी का नाम होता है श्रीमती नारायणी देवी। ध्यान रख लेना, रामचंद्र जी जो इनके पिता थे वो प्रसिद्ध जागीरदार हुआ करते थे उस समय बंगाल में, और सिलहट जो जिला है हजीबगंज जिसको बोलते हैं अभी, तो वहां पर इनका जन्म हुआ है 7 नवंबर 1858। ध्यान रख लेना। फिर इनकी जो आरंभिक जो शिक्षा हुई थी वो एक ईसाई स्कूल में हुई थी, पॉल कैथेड्रल मिशन स्कूल, है ना। पहले स्कूल और कॉलेजेस जो है, कई बार जो हाई स्कूल होते थे ना उनको कॉलेजेस भी कह दिया जाता था, 11th-12th की जो पढ़ाई थी, तो उस इसलिए इसका जो कॉलेज का नाम है वो कॉलेज नाम से लिखा गया है, लेकिन जो इनकी आरंभिक स्कूलिंग थी वो पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज से हुई थी। और जब ये बड़े हो गए और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ये पास हुए एंट्रेंस में, और इनको जो है वहां का कलकत्ता का फेमस कॉलेज हुआ करता था उस समय, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, तो कलकत्ता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला सबसे प्रसिद्ध कॉलेज कौन सा था उस समय भारत में, वो था प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको दाखिला मिला। प्रेसिडेंसी कॉलेज से क्या किया इन्होंने, हाई स्कूलिंग की अपनी। ठीक है, हाई कॉलेज मतलब जो हायर एजुकेशन थी वो अपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट करी। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से जैसे हाई स्कूल कंप्लीट होगी, हाई कॉलेज कंप्लीट होगा, है ना, हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी, तो ये क्या करेंगे, अपना व्यवसाय का चुनाव करेंगे, और व्यवसाय के रूप में इनको पढ़ाना सबसे अच्छा लगता था तो अध्यापक का व्यवसाय चुन लेते हैं। तो अध्यापक का व्यवसाय चुनने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, उस समय जो अपना उड़ीसा वाला क्षेत्र था, बिहार वाला क्षेत्र था, और बांग्लादेश वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल वर्तमान वाला क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र मिलकर बंगाल कहलाते थे। ठीक है, तो कटक अपने उड़ीसा में पड़ता है, तो कटक में एक हाई स्कूल थे उस समय, और उस हाई स्कूल में जो है ये प्रधानाचार्य जी नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो प्रधानाचार्य जी बनते हैं अपने हाई स्कूल में शुरुआती दौर में। ठीक है, फिर बाद में जो है इनकी रुचि जो है लेखन के प्रति ज्यादा जागृत हो गई, तो ये बाद में पत्रकार बन गए। तो ध्यान रख लेना कि दोनों शुरुआत में टीचर थे, प्रधान अध्यापक बनेंगे सॉरी आई एम सॉरी, बाद में जो है इन्होंने अपने प्रोफेशन के तौर पे पत्रकारिता को चुन लिया और पत्रकार बन गए बाद में। ठीक है, तो इसीलिए इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इनकी पत्रिकाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं या उनकी कृतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दोनों चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार के कार्य किए, जैसे ये रूढ़िवाद के खिलाफ थे। बंगाल में जो उस समय रूढ़िवाद फैला हुआ था, सामाजिक हठधर्मिता फैली हुई थी, उसके खिलाफ थे। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। किससे जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और ब्रह्म समाज से जुड़ते ही, और उस समय जो है तत्कालीन, ये देख लो कि 1858 के बाद के समय में हो रहे हैं। ठीक है, तो उस समय में जो है केशव चंद्र सेन यहाँ पर बहुत बड़े नेता हुआ करते थे ब्रह्म समाज के, है ना। तो ब्रह्म समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे उस समय केशव चंद्र सेन, तो उनसे बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, है ना। केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे, ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, और ब्रह्म समाज सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देता है ना, सती प्रथा को खत्म करने को तवज्जो देता है, विधवा विवाह को प्रमोट करने को तवज्जो देता है। ठीक है, तो जब इनको लगा कि एक विधवा जो है उससे विवाह करके जो है सामाजिक ताने बाने में एक अपनी छाप छोड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक विधवा से विवाह कर लिया। ठीक है, कौन, तो कौन से राष्ट्रीय आंदोलनकारी, ठीक है, या कौन से राष्ट्रीय नेता जो है वो विधवा के साथ विवाह करके जो है उन्होंने सामाजिक सुधार का कार्य किया। तो विधवा के साथ विवाह करके सामाजिक सुधार का कार्य करने वाले व्यक्ति थे विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख लेना।
खुद विधवा से विवाह किया और इनके पिताजी थे जागीरदार, तो जब पिताजी को पता चला कि विधवा से विवाह कर लिया तो उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना विपिन चंद्र पाल के बारे में कि विधवा से विवाह किया है, इस वजह से अपने घर से, और इस वजह से इनको सामाजिक बहिष्कार भी जो है झेलना पड़ा। तो कौन से नेता को विधवा विवाह करने पर सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा था, ऐसा प्रश्न पूछा गया है पहले से एग्जाम में, तो आप ध्यान रख लेना विपिन चंद्र पाल है वो। ठीक है, फिर अपन देखते हैं केशव चंद्र सेन से प्रभावित है। फिर वेदांत दर्शन में इनकी काफी ठीक ठाक अभिरुचि है। वेदांत दर्शन में क्यों है, देखो अपन पढ़ेंगे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए थे, इनका जो बहुत सारा कार्य था वो वेदांत पे कार्य था। ठीक है, किस पर, वेदांत पर। बाद में ये गर्म दल के, वैसे गर्म दल के व्यक्ति हुआ करते थे, बाद में जो है ये इसको छोड़ देंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को छोड़ के जो अपने पुडुचेरी है, ठीक है, वहां ओरोविलो आश्रम की स्थापना करेंगे और ओरोविलो आश्रम में जो है वो वेदांत का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो वेदांत का जो इसेंस है वो किसने समझाया अपने भारतवासियों को, वो समझाया था ब्रह्म समाज ने शुरुआती तौर पे, बाद में उसको व्यापक रूप दिया है अपने अरविंदो ने, महर्षि अरविंदो ने। ठीक है, तो अरविंदो जो है वो वेदांत दर्शन के जो है एक तरीके से बहुत बड़े प्रचारक हैं, तो उनसे प्रभावित कौन है, ऑलरेडी विपिन चंद्र पाल उनके मित्र हैं। ठीक है, तो अरविंदो के मित्र हैं और अरविंद घोष के जो है साथी हैं, इस वजह से जो है वेदांत दर्शन में इनकी काफी ठीक ठाक अभिरुचि हो जाएगी। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव दर्शन से भी ये जुड़ जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, ब्रह्म समाज के साथ साथ वेदांत दर्शन और चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है उनसे प्रभावित थे। तो तीन जो है इन्होंने ये चीजें ध्यान रख लेना आप सामाजिक सुधार के तौर पे। फिर अपन देखते हैं इनको दूसरा अपने इनके जो आरंभिक गुरु थे वो कौन थे। इनके आरंभिक रूप से जो है इन्होंने जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपना गुरु बनाया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी ना, उससे पहले एक इंडियन नेशनल लीग चलाते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल लीग जो है भारतीय कांग्रेस जो थी उससे पहले की पूर्वगामी संस्था थी। ठीक है, तो वो बहुत ही फेमस संस्था थी, उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो विभिन्न नेता हैं वो जुड़े हुए थे। किससे, वो उसका नाम भी आईएनसी थे, इंडियन नेशनल लीग जिसको बोलते थे, है ना। तो कॉन्फ्रेंस है ना, तो कॉन्फ्रेंस था उनका नाम। कॉन्फ्रेंस पहले, उससे पहले लीग चलता था, बाद में कॉन्फ्रेंस आ गया। तो कॉन्फ्रेंस के जो प्रवर्तक थे वो थे अपने सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो उसमें बंगाल में बहुत बड़ा नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। और जिस तरीके से तिलक ने जो अपना महाराष्ट्र वाले क्षेत्र है ना, मराठी क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा जन जागृति का कार्य किया था ना, और बहुत ज्यादा लोगों को अपने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा था। उसी तरीके से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल वाले क्षेत्र में यही कार्य किया जो तिलक ने किया था अपने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनको जो है आरंभिक गुरु मानते हैं। कौन, विपिन चंद्र पाल। ठीक है सॉरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेसिकली उदारवादी नेता हुआ करते थे। ठीक है, कांग्रेस के उदारवादी नेता थे और इनसे जो है शुरुआती तौर पे प्रभावित थे। बाद में जब इनका संपर्क होगा तिलक के साथ, ठीक है, लाल बाल के साथ इनका संपर्क होगा, लाला लाजपत राय जी के साथ संपर्क होगा, अरविंदो के साथ संपर्क होगा, तो जब इनसे संपर्क होगा तो अपनी उदारवादी विचारधाराओं को छोड़कर किधर चले जाएंगे, गर्मपंथी विचारधारा की साइड चले जाएंगे। ठीक है, उग्रवादी जो विचार है उनको तवज्जो देने लगेंगे, क्योंकि ये युवाओं को जो है प्रेरित करना चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ, अगर राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ युवाओं को मोड़ना है तो सबसे अच्छी विचारधारा कौन सी कही जा सकती है, वो कही जा सकती है अपनी गर्म दल की विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इससे युवा अधिक प्रेरणा महसूस करते हैं, अधिक कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है गर्मपंथी विचारक हो गए। उसके बाद अगर अपन देखें तो इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य करना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर इनके राजनीतिक कार्यों की अगर अपन बात करेंगे ना, तो राजनीतिक कार्यों में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 1886 में जो है इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए जो अपने कलकत्ता में हुआ था। तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। और लाल बाल पाल में अगर सबसे पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले व्यक्ति थे ना, वो कौन थे, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, विपिन चंद्र पाल ने 1886 में जो है कलकत्ता वाले अधिवेशन में जो है अपने शामिल हो गए थे कांग्रेस में। ठीक है, तो आईएनसी दल ज्वाइन कर लिया और इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया यहां से। ठीक है, 87 में मद्रास अधिवेशन हुआ। मद्रास अधिवेशन में इनको भाषण देने का मौका मिला। भाषण में इन्होंने आर्म्स एक्ट का विरोध किया। उस समय 1887 में एक आर्म्स एक्ट आया था जिसमें जो भारतीय शस्त्र धारण करते थे उनको जो है बैन करने का जो प्रोविजन था, तो ये इंडियन आर्म्स एक्ट कहलाता है 1887 में। और 1887 में जो आर्म्स एक्ट आया उसका विरोध करते हैं कौन, अपने विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल ने जब इसका विरोध किया, इसके साथ साथ इन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही थी, इन्होंने बोला, विचार रखा कि हम एक आयोग बनाएंगे। किसके लिए,
जो भारत में तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, और औद्योगिक स्थिति भारत की है अभी जो चल रही है, उस पर जो है अपन एक जांच आयोग बनाते हैं और वो जो है रिकमेंडेशन देखा जिसके तहत जो है भारत सरकार अपनी नीतियां बनाए, है ना। तो ये एक आयोग का सुझाव दिया था कि इन्होंने अपने विपिन चंद्र पॉल ने, किस आयोग का, जो तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक स्थिति की पड़ताल के लिए एक आयोग का निर्माण की सुझाव देने वाले व्यक्ति कौन थे, अपने विपिन चंद्र पॉल। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। सॉरी। फिर 1898 में ब्रिटिश एंड फॉरेन यूनिटेरियन एसोसिएशन एक संस्था हुआ करती थी, बहुत सारे एनजीओ मिलकर एक संस्था चलाया करते थे। ये संस्था क्या करती थी, फेलोशिप प्रोवाइड कराती थी। फेलोशिप मतलब स्कॉलरशिप की तरह ही होती है, लेकिन ये उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। जैसे अपने जेआरएफ होता है ना आजकल, उसी तरीके से एक फेलोशिप दी जाती थी पहले पुराने टाइम में। तो एक इंस्टीट्यूशन था ब्रिटिश एंड फॉरेन यूनिटेरियन एसोसिएशन, ठीक है। ये एक फेलोशिप देता था धर्मशास्त्र की पढ़ाई, जिसको धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ना है, धर्मों के बारे में पढ़ना है, धर्म को बोलते हैं, धर्मशास्त्र को बोलते हैं अपन थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। तो थियोलॉजी के अध्ययन के लिए जो है ये संस्था एक फेलोशिप प्रोवाइड कराती थी, जिसमें आपके जो जब तक आपकी शिक्षा चलती रहेगी तब तक आपको खाने पीने का, आपकी शिक्षा का, वहां पर रहने का सारा खर्चा कौन देगी, ये फेलोशिप, ये संस्था देगी, ठीक है, फेलोशिप के तौर पे, ठीक है। तो थियोलॉजी की पढ़ाई के लिए जो है इन्होंने इस संस्था से जो है फेलोशिप प्राप्त करी और एक साल तक अंग्रेजी में थियोलॉजी अपने इंग्लैंड में जाके थियोलॉजी के स्टडी करी। तो इंग्लैंड में जब ये थियोलॉजी का स्टडी कर रहे थे तो इनको जो है अपना देश बहुत याद आ रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर जो है ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन अपना देना चाहते थे। इस वजह से 1898 में से लेकर 1899 तक, जब वहां पे 1899 में जब वो वहां से इंग्लैंड से जो है भारत वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड से एक साल में इनको छोड़कर आ जाएंगे। हालांकि जो है जब तक ये पीएचडी करते तब तक कंप्लीट करते तब तक ये पैसा देती थी ये संस्था, ठीक है। तो इन्होंने जो है पूरा पैसा छोड़ दिया और अपना एक साल बाद वापस अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए। और अब जब राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाएंगे भारत में, और भारत में आके जो है बहुत सारी पत्रकारी संस्थाएं जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और बहुत सारे अपने लेखन कार्य करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि 1899 में भारत में आ गए, अब अपना कार्य करना शुरू कर रखा है इन्होंने, पत्रिकाएं चला रखी, बहुत सारी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है सबसे पहला जो कार्य किया अपना 1905-06 में जब अपना बंगाल विभाजन शुरू हुआ, ठीक है, 1905-06 में बंगाल विभाजन शुरू हुआ तो बंगाल विभाजन का विरोध करना शुरू किया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का विरोध किया और विरोध करने में सबसे जो प्रमुख स्थान था वो किनका था, अपने विपिन चंद्र पॉल का। विपिन चंद्र पॉल ने बहिष्कार आंदोलन के तहत विदेशी उत्पादों की जो है होली जलानी शुरू कर दी। तो विदेशी उत्पादों की होली जलाने का जो कार्य है बंगाल क्षेत्र में वो विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में हो रहा है। फिर अपन देखते हैं जो स्वराज्य है, स्वराज जो है बंगाल जो अपना बंग भंग आंदोलन था उसी से स्वराज का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। और स्वराज के कॉन्सेप्ट के बारे में इनका कहना क्या था कि जो प्रेयर पिटिशन है, यानी कि उदारवादियों की जो नीति है, प्रार्थना और अपने रोने गिड़गिड़ाने की नीति, जिसको प्रेयर एंड पिटिशन भी बोल देते हैं ना, जो प्रार्थना और रोने गिड़गिड़ाने की जो नीति है उससे स्वराज कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्वराज की मांग कौन कर रहे हैं, अपने विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। बहिष्कार आंदोलन कौन लीड कर रहे हैं बंगाल में, विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रख लेना। फिर अपन देखते हैं कुछ प्रमुख लेखन कार्य किए गए इनके द्वारा जहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ पत्रिकाएं इन्होंने निकालते थे ये लोग और कुछ इनकी कृतियां थी जो दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पत्रिकाओं में अगर अपन देखें ना तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी पत्रिका थी और शुरुआती पत्रिका थी, पहली पत्रिका थी बंगाली में निकालते हैं परिदर्शक नाम से। किस नाम से, 1880 में परिदर्शक नाम से एक बंगाली में पत्रिका निकाली जाती है। और परिदर्शक जो है ये वीकली पत्रिका थी, सप्ताह में एक ही दिन आती थी ये पत्रिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली जो पत्रिका निकाली थी विपिन चंद्र पॉल ने वो कौन सी थी, परिदर्शक, ठीक है। बंगाली में निकाल रहे हैं और वीकली पत्रिका है ना। फिर अपन देखते हैं बंगाल पब्लिक ओपिनियन भी इन्होंने निकाली है। लाहौर ट्रिब्यून भी आप याद रख लेना। तो लाहौर ट्रिब्यून नामक पत्रिका 1887 में कौन निकाल रहे हैं, अपने विपिन चंद्र पॉल। तो ये नाम भी याद रख लेना, लाहौर ट्रिब्यून थे बंगाल के और चला क्या कहां रहे हैं, लाहौर ट्रिब्यून, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि लाहौर ट्रिब्यून किसके, इसी वजह से कंफ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है क्योंकि खुद बंगाली है लेकिन लाहौर ट्रिब्यून नाम से पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये इस वजह से जो है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको ये प्रश्न देता है, ठीक है। तो लाहौर ट्रिब्यून का प्रकाशन विपिन चंद्र पॉल द्वारा किया जा रहा है। फिर अपन देखते हैं द न्यू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इंडिया जो है ये किसके द्वारा अपने प्रकाशित की जा रही है पत्रिका, ये अपने विपिन चंद्र पॉल द्वारा प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। तो आप परिदर्शक याद रख लेना, लाहौर ट्रिब्यून याद रख लेना, न्यू इंडिया याद रख लेना, इंडिपेंडेंट इंडिया देख लेना और एक वंदे मातरम, ये तीन तो आपको पता ही होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो वंदे मातरम नामक पत्रिका बंगाली में निकाल देते हैं, दैनिक पत्रिका थी, ठीक है, डेली उसका न्यूज़पेपर आता था। तो दैनिक पत्रिका कौन सी थी? वंदे मातरम 1906-7 में निकाल रहे हैं, ठीक है, 1906-7 में वंदे मातरम निकाल रहे हैं। अब एक केस होता है अपने अरविंदो पे, है ना, तो अरविंदो पे एक केस होता है और अरविंदो पे जो है उस समय जो है बहुत सारी जो कार्रवाई की जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा, ठीक है। तो अरविंद जो है इनके फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। महर्षि अरविंद बाद में जो है सन्यासी बन जाएंगे वो वाले। तो अरविंदो को के विरुद्ध जो है इनको गवाही देने के लिए उकसाया जाता है उस समय, ठीक है। तो क्योंकि अरविंदो का जैसे नाम आता है केस में और विपिन चंद्र पॉल को बुलाया जाता है कि आप जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई गवाही दीजिए, तो विपिन चंद्र पॉल ने इनको गवाही देने के लिए मना कर देता है। तो जज ने क्या किया इसके लिए एक मार्ग, क्योंकि अब गवाही के लिए मना करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है जज ने एक सुझाव रखा उस समय, और एक सुझाव ये रखा कि आप जो है वंदे मातरम नामक जो इनकी पत्रिका है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो उस समय जो है वंदे मातरम नामक पत्रिका का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस पत्रिका में ऐसे निकल के आता है कि जो ये पत्रिका है ये अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करती है। क्या कर रही है? ये पत्रिका अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार कर रही है और ये भारतीयों को भड़काने का प्रयास है। किसकी तरफ से? विपिन चंद्र पॉल की तरफ से। तो इनका जो कार्य है ये देशद्रोह का कार्य है। किसका कार्य है? देशद्रोह का कार्य है। और देशद्रोह के कार्य के तहत जो है इनको 6 माह की कैद दे दी जाती है, ठीक है। तो देशद्रोह के नाम पे जो है 6 माह की कैद दे दी जाती है। किसकी वजह से? वंदे मातरम में बंगाली में जो है सामान्य जनता को उकसाने का कार्य कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, इस आधार पर। जबकि मेन जो इनकी थीम क्या थी, मेन जो इनका आधार था वो ये था कि अरविंदो के विरुद्ध इन्होंने गवाही देने से मना कर दिया था, और जब गवाही देने से मना कर दिया था तो इन्होंने वंदे मातरम वाला आरोप लगा के इनको 6 महीने तक जेल में रखा। बाद में भी अरविंदो के खिलाफ जो है गवाही नहीं देंगे, ठीक है। इसी वजह से जब इनके खिलाफ, अरविंदो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, इसी वजह से इनको छोड़ दिया जाता है बाद में। और उसी समय जो है अरविंदो को भगवान कृष्ण के दर्शन भी होते हैं जेल में, और वो वहां पे पांडिचेरी चले जाते हैं, पूरा राजकार्य छोड़ के, पूरा नेतागिरी छोड़ के अपने पूरी तरह से महर्षि बन जाते हैं। तो महर्षि अरविंद बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए और वेदांत में बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। महर्षि अरविंद बहुत फेमस व्यक्ति हैं। फिर अपन देखते हैं स्वराज जो है, स्वराज नाम की पत्रिका निकालते हैं इंडिया हाउस। आप देखिए स्वराज नाम की जो पत्रिका है इंग्लैंड से निकालते हैं, तो ये ध्यान रख लेना कि कौन सी पत्रिका जो है ये बाहर से निकाल रहे हैं, इंग्लैंड से निकाल रहे हैं स्वराज, ठीक है। स्वराज नाम से इंग्लैंड से निकाल रहे हैं, इंग्लिश में निकाल रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। किससे निकाल रहे हैं? इंग्लिश में स्वराज नाम से पत्रिका निकाल रहे हैं, और इंडिया हाउस निकाल रहा है। ये कौन निकाल रहा है? इंडिया हाउस। और विपिन चंद्र पॉल इसके प्रमुख संपादक है। कौन है? विपिन चंद्र पॉल। अब देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था अपने वीर सावरकर, तो वीर सावरकर में अपन ने एक बात पढ़ी थी कि कर्जन वायली एक हत्याकांड हुआ था। कौन सा? कर्जन वायली हत्याकांड। कर्जन वायली की जब हत्या कर दी गई थी तो उस समय जो है ये इंडिया हाउस जो है संदेह के घेरे में आ गया था, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कार्रवाई के तौर पे इसको देखा गया और इसको जो है संदेह के घेरे में ले लिया गया। इसी वजह से जो है इन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो इन्होंने क्या किया, विपिन चंद्र पाल ने स्वराज नाम की मैगजीन बंद कर दी। 1911 की घटना है लगभग, तो 1910-1911 में जो है ये कांड हुआ था, कर्जन वायली हत्याकांड। उसके बाद जो है सावरकर को पकड़ भी लिया गया और सावरकर को गिरफ्तार करके भारत भेज दिया गया था। और उस समय जो है इंडिया हाउस ने ये स्वराज नाम की जो पत्रिका है वो निकालना बंद कर दिया था। तो ये भी ध्यान रख लेना, स्वराज जो पत्रिका है वो कर्जन वायली हत्याकांड के बाद जो है बंद कर दी गई थी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं द हिंदू रिव्यू। द हिंदू रिव्यू 1913 में, द डेमोक्रेट बंगाली, ठीक है। तो ये सारी जो पत्रिकाएं हैं ये किसके द्वारा निकाली गई? विपिन चंद्र पॉल द्वारा निकाली गई, ठीक है। पत्रिकाओं में सिर्फ आप एक तो परिदर्शक याद रख लेना, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया और वंदे मातरम, ये तो बिल्कुल जरूर से जरूर याद रख लेना। याद रखो तो स्वराज को भी याद रखना। तो 5-6 जो ये पत्रिकाएं ये तो महत्वपूर्ण आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी ही। फिर अपन देखते हैं कुछ प्रमुख कृतियां भी है। ज्यादातर सारी कृतियां इंग्लिश में लिखते थे। देखो ये दो ही लैंग्वेज में लिखते थे, या तो अंग्रेजी में लिखेंगे या बंगाली में लिखेंगे ठीक है। तो इनकी ज्यादातर कृतियां हैं वो इंग्लिश में दिखेगी आपको। क्या क्या नाम था? इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद नाम से जो है लिख रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म। आपको जो है ना ये कृतियां पूछी जाएगी ना इंग्लिश में देके पूछी जाएगी, ऐसे इंडियन नेशनलिज्म देंगे तो इंडियन ऐसे लिख के और नेशनलिज्म ऐसे दे देते हैं। नेशनलिज्म ये किसकी कृति है? तो आपसे ये नहीं पूछेंगे भारतीय राष्ट्रवाद किसकी कृति है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कृति किस नाम से है? इंडियन नेशनलिज्म नाम से। तो ये ध्यान रख लेना आप। तो इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड
एम्पावर, ठीक है, नेशनैलिटी एंड एम्पावर, ये भी किसकी है, अपने विपिन चंद्र पॉल की। स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, देखो स्वराज मैगजीन भी निकाल रहे हैं, और स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन ये भी किसकी है, विपिन चंद्र पाल की। और स्वराज के बारे में ये बोल रहे हैं कि प्रेयर पिटिशन से स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि उदारवादियों की नीति से स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए ये इतनी सारी पत्रिकाएं भी निकाल रहे हैं, अपनी कृतियां भी लिख रहे हैं स्वराज नाम से। फिर द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, भारत की क्या सोल है, भारत की क्या आत्मा है, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। द न्यू स्पिरिट, नई ऊर्जा क्या है, नई स्पिरिट क्या है, नई आत्मा क्या है, ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा। स्टडीज इन हिंदुइज्म, देखो थियोलॉजी के स्टूडेंट थे, मैंने बताया आपको, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो इस वजह से जो है अपना स्टडीज इन हिंदुइज्म में स्टडीज करके एक किताब लिखेंगे, स्टडीज इन हिंदुइज्म। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने बहुत सारी जीवनियां लिखी हैं, बहुत बहुत सारी जीवनियां लिखी हैं इन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी जीवनी है ना, वो ध्यान रख लेना, बायोग्राफी में सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी जीवनी है वो है क्वीन विक्टोरिया की जीवनी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो उस समय, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना कि जो रानी विक्टोरिया है, ठीक है, इंग्लैंड की जो रानी विक्टोरिया थी, उनकी जीवनी लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन से राष्ट्रवादी आंदोलनकारी ने जो है क्वीन विक्टोरिया की जीवनी लिखी थी, तो वो कौन थे, अपने विपिन चंद्र पॉल। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि विपिन चंद्र पॉल को आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि ये क्वीन विक्टोरिया की अपनी बायोग्राफी लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है इसको गलत करके नहीं आओ, इस वजह से मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्वीन विक्टोरिया की जो बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई है, अपने विपिन चंद्र पॉल द्वारा। फिर इनकी जो प्रमुख आत्मकथा है, जो यहाँ से सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसका नाम है, इसका सब कुछ याद रखना आपको, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। क्या, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स क्या है, इनकी आत्मकथा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो सबकी ऑटोबायोग्राफी आपको जरूर याद रखनी है। और ये कब प्रकाशित हुई थी, ये 1932 में प्रकाशित हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1932 में ये प्रकाशित हुई थी, और 20 मई 1932 में इनका कलकत्ता में निधन हो जाता है। कहां निधन हो जाता है, कलकत्ता में निधन हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना कि 1932 में इनकी जो आत्मकथा है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, और 20 मई 1932 को ही जो है ये एक्सपायर हो जाते हैं कलकत्ता में, और ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। फिर अपन इनकी विचारधारा के बारे में देखें, तो विचारधारा जो है गांधीवाद के आलोचक थे। तो गांधीवाद के सबसे बड़े आलोचकों में से जो है एक थे कौन, अपने विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, क्यों, ये असहयोग का विरोध कर रहे, गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है उसका विरोध करने वाले एकमात्र क्रांतिकारी नेता है ये विपिन चंद्र पॉल। तो ध्यान रख लेना, विपिन चंद्र पॉल ने असहयोग आंदोलन को ही जो है बायकॉट कर दिया था, असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। प्लस ये जो है अहिंसावादी जो विचार है ना इनके, किनके, गांधी जी के, तो उसके भी विरोधी थे। फिर अपन देखते हैं इनका जो एक स्टेटमेंट है गांधीवादी विचार के विरुद्ध, वो बहुत फेमस है, या गांधी जी के विरुद्ध इनका स्टेटमेंट ये था कि आप कोई जादू चाहते हैं, गांधी जी को बोलते हैं कि आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों से संचालित हो, ठीक है। किससे संचालित हो, मंत्रों से संचालित हो, और ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते, मैं कोई ऋषि नहीं हूं, ठीक है। तो मैं कोई ऋषि नहीं हूं भाई, आप जो जादू चाहते हैं पूरी तरह से मैजिक से पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन मैं ये चीजें जो है मेरे बस की बात नहीं है ना। अहिंसा जो है, अहिंसा के मार्ग से तो आपको स्वराज नहीं मिलेगा, ये बात कौन मानते हैं, अपने विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रख लेना। फिर अपन ने देखा पूरा लाल बाल पाल अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब लाल बाल पाल में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो उदारवादी जो प्रचलित विचार थे ना, है ना, उदारवादी विचारधारा चल रही थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, ये सारे जो लोग थे ना, गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी नेता है। तो उदारवादी जो नेता थे उनकी जो मान्यताएं थी उनके विरुद्ध एक नए विचार और साधन उपलब्ध कराए जो युवा वर्ग को जो है आकर्षित कर सकते थे। तो ये जो विचार थे, ये बूढ़ों के विचार थे, एप्लीकेशन देके आप अपनी बातें मनवा रहे हो, ठीक है, प्रार्थना पत्र, अनुनय विनय की नीति, ठीक है। तो ये नीतियों के द्वारा उदारवादी अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे, उसका जो है विरोध कर रहे हैं कौन, ये अपने लाल बाल पाल, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करने का श्रेय भी इन लाल बाल पाल को ही दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपन फटाफट से पाल यानी विपिन चंद्र पाल का रिवीजन कर लेते हैं। 7 नवंबर 1858 में हबीबगंज या सिलहट में बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी रामचंद्र जागीरदार थे, माता श्रीमती नारायणी देवी थी, और इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, आरंभिक स्कूली शिक्षा है, वो पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज से हुई। बाद में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने चले गए, और इन्होंने सबसे पहला व्यवसाय जो है अध्यापक में अपनाया। अध्यापक के तरह जो है इनको कटक वाले जो हाई स्कूल है उसमें प्रधान अध्यापक की पोस्ट मिल जाती है। बाद में जो है पत्रकारिता ज्वाइन कर लेते हैं। अगर सामाजिक सुधारों की बात करें तो रूढ़िवादी और सामाजिक हठधर्मिता के विरोधी थे।
ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। विधवा इसी वजह से जो है इन्होंने विधवा से विवाह किया और इसकी वजह से इनको सामाजिक बहिष्कार का भी जो है दंश झेलना पड़ा था। फिर अपन देखते हैं वेदांत दर्शन और चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव और इनका जो है समर्थन करते हैं। फिर बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। 1905-1906 में बहिष्कार आंदोलन से जुड़ेंगे। विदेशी उत्पादों की होली जलाएंगे। स्वराज को जो है वो प्रेयर पटिशन से स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात इनकी बहुत फेमस है। फिर अपन देखते हैं आरंभिक जो इनके गुरु थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उदारवादी थे। बाद में जो है तिलक, लाला लाजपत राय जी और अरविंदो के प्रभाव से खुद गर्म विचारधारा से संबंधित हो गए। आरंभिक कार्यों में देखें तो 1886 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होंगे कलकत्ता वाले में, और 1887 में मद्रास अधिवेशन में बहुत तेजस्वी ओजस्वीपूर्ण भाषण देंगे और आर्म्स एक्ट का विरोध करेंगे। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक स्थिति की पड़ताल के लिए आयोग का सुझाव देंगे। फिर 1898-99 में जो है ब्रिटिश एंड फॉरेन यूनिटेरियन एसोसिएशन द्वारा दी गई फेलोशिप के आधार पर जो है थियोलॉजी की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले जाएंगे। वहां मन नहीं लगेगा, भारत की याद आएगी, वापस 1 साल में छोड़ के आ जाएंगे। फिर अपन देखते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं जो है इन्होंने प्रकाशित करवाई। परिदर्शक जो है इनकी पहली पत्रिका थी, बंगाली में, वीकली, है ना, वीकली प्रकाशित होती थी। फिर अपन देखते हैं बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, वंदे मातरम, इनकी सबकी जो है ये बहुत फेमस पत्रिकाएं थी। स्वराज जो है इनकी इंडिया हाउस से निकाली जाती थी, इंग्लैंड से, और वंदे मातरम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए बंगाली में दैनिक जो पत्रिका थी वो वंदे मातरम ही थी। इनको बाद में 6 महीने की कैद भी हुई इस वंदे मातरम की वजह से। और फिर अपन देखते हैं इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड एम्पावर, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, न्यू स्पिरिट, और जो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृतियां हैं वो उसमें देखते हैं तो स्टडीज इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया वाली बायोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वीन विक्टोरिया वाली बायोग्राफी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्लस इनकी जो आत्मकथा है वो मेमोरीज ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स 1932 में प्रकाशित हुई। 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है कलकत्ता में। और अगर इनकी विचारधारा में देखें तो गांधीवाद के प्रबल आलोचक थे, असहयोग का भी विरोध करते हैं, अहिंसा का भी विरोध करते हैं। इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों से संचालित नहीं होता, मंत्रों से संचालित हो, ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते हैं, मैं कोई ऋषि नहीं हूं। ये बात गांधी जी को कही थी, किसने? विपिन चंद्र पॉल ने। ठीक है। फिर लाल बाल पाल का क्या योगदान था? उदारवादी जो प्रचलित विचार थे उनके विरुद्ध एक नए विचार और साधन उपलब्ध करवाए इन्होंने, जो युवा वर्ग के लोगों को ज्यादा आकर्षक लगे। ठीक है, तो ये था अपना पूरे क्रांतिकारी नेता। अब जो 5 जो अपने अपन जो नेता पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, वो नेक्स्ट लेक्चर से अपन शुरू कर देंगे। आपको हमारे लेक्चर्स किस तरीके से क्या लग रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना विचार रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।